अपना अनसाल्ट में देख लीजिए इंग्लिश वाले। ई सेट 1 346 FPS, आराम से पढ़ो, ध्यान दे। सेट 1 346 FPS 2024, ये फिजिक्स का पहला सेट है। ई गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है, आराम से पूछ लेता। लेमडा बराबर h/√2mE, लेमडा बराबर h/√mE, लेमडा बराबर √mE/h, लेमडा बराबर mE/h। तो अब इसमें कौन सा हमने देखो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र पढ़ लिया था, लेमडा बराबर h/p, ये हमने पढ़ा है। अब h/p को हम और क्या लिख सकते हैं, p को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए p बराबर होता है mb। देखिए p बराबर मोमेंटम किसके बराबर होता है, p बराबर mb के बराबर होता है। p बराबर जब mb होता है तो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। k बराबर हाफ mv स्क्वायर, k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ऊपर m से गुणा, नीचे m से भाग। तो गणित में हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर जितने से गुणा करें उतने से भाग भी कर देंगे, जितने से गुणा उतने से भाग हमने कर दिया, m से गुणा m से भाग कर दिया है। तो ये कितना हमारा बन जाएगा, k बराबर हाफ m की गुणा, देखिए कितना हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर और बटे में m। तो k बराबर हाफ, इसको हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर बटे m, और mv की जगह हम कितना लिख सकते हैं, देखिए mv की जगह हम लिख सकते हैं p। तो mv की जगह हम लिख सकते हैं p, तो इसकी जगह p स्क्वायर बटे m हो गया हमारा, ठीक है, p स्क्वायर बटे m। अब यहाँ पर हमें p की जगह लिखना है, p स्क्वायर की जगह हम p की जगह हम लिख सकते हैं, p की जगह यहाँ पर लिख डालें तो हमारा बन जाएगा। तो p की जगह हम क्या कितना लिखेंगे, इधर गुणा करो, 2m के बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, इधर गुणा कर दीजिए। तो p स्क्वायर बराबर हो गया 2m के, तो p बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए 2m के, तो h लेमडा बराबर हमारा कितना था, h/p था, तो लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा h/p की जगह हम लिख सकते हैं √2m के, ठीक है। जो हल करने वाले सवाल हैं उनको हम हल कर देंगे, जो नहीं है उनको हम उत्तर ऐसे बता देंगे। तो लेमडा बराबर h/2m के, √2m के की जगह हम देखिए गतिज ऊर्जा या ऊर्जा ऐसे भी यहाँ पर लिखी जाती है, तो k की जगह हम क्या लिख देंगे, e। तो ये हमारा ऑप्शन कोई आएगा जो कि सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही आएगा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए पता लगे ऐसे भी सवाल होंगे जिनको हमने नहीं पढ़ा है, ऐसा सवाल हमने पढ़ा था। देखिए पहले का खा में, पहले का खा हमारा जो सवाल है, पहले का खा, एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। अनुगमन वेग हम लोग जानते हैं, अनुगमन वेग यानी जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो निम्नलिखित में कौन सा ओम के नियम का पालन करता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्गमूल के बराबर होता है। ये BD अनुक्रमानुपाती, ये कौन सा इसमें सही, BD अनुक्रमानुपाती √E, ये BD अनुक्रमानुपाती √E कौन सा सही है, नहीं, पहले का खा में कौन सा सही लिखा है, इसमें अनुक्रमानुपाती होता है, हाँ, तीसरा तो सही हम बता रहे, BD अनुक्रमानुपाती E, BD अनुक्रमानुपाती E। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पर अनुगमन वेग अधिक होगा।
PD अनुक्रमानुपाती जितना विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा वही उतना ही अनुगमन वेग ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ई को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक अनुगमन वेग बढ़ेगा। पहले का गा में हमें देखते हैं, देखिए ये अभी हमारा सिलेबस में हमें पढ़ाना है। क्या नाम इसका है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग, ये हम छोड़ के चले आए हैं, अभी इसको हमें पढ़ना है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग, ये अभी हमें सिलेबस में अपने छोड़ के चले आए। जब एक दिन की बुक मंगाए हैं उसी दिन पढ़ाएंगे, शनिवार को। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग में इसका जो पथ होता है वो अति प्रबल्याकार होता है, यानी अति प्रबल्याकार का मतलब होता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ये पहले का चौथा सही है, अति प्रबल्याकार, अति परवलय। ये भी हमें पढ़ाना है, वहाँ पर तुम्हारा क्लियर हो जाए ये कैसा होता है अति परवलय, यानी हाइपरबोलिक ये होता है। ये पहले ये भी हमें पूरा पढ़ाना है, अभी कैसे ख़त्म हो गया, अभी तो यही सब पढ़ाना है, ठीक है। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है अति प्रबल्याकार। पहले का घा लिखना है, पहले का घा में हमें लिखना है उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए। इसके लिए लाल प्रकाश देखे रही हो गया ऑप्शन, उत्तर लेंस की फोकस दूरी, ये भी याद करना है कि लाल प्रकाश के लिए वो सबसे अधिक होती है, रेड कलर के लिए उत्तर लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिकतम होती है। अब देखिए ये सवाल पहले का यहाँ है, पहले का यहाँ सवाल मुझे लिखना है। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ की वैध शक्ति कितनी होती है। तो इसका लिए हमने क्या सूत्र बताया था, पी एवरेज बराबर BRMS IRMS कॉस फाई, ये हमने तुम्हें सूत्र पढ़ाया था। जब संधारित्र लगा होता है, जब रेजिस्टेंस लगा होता है तो कोण कितना होता है, 0। जब रेजिस्टेंस लगा होता है तो कोण कितना होता है, फाई का वैल्यू कितना होता है, 0, क्योंकि धारा और रेजिस्टेंस सेम कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। अब जब संधारित्र लगा होता है तो 90 अंश या कितना होता है, पश्चिमगामी। 90 अंश इससे कितना होता है, पश्चिमगामी, यानी पीछे को होता है। और जब कुंडली एल लगी होती है तो ये 90 अंश आगे होता है। फिलहाल दोनों में 90 डिग्री का एंगल होता है, चाहे एल लगा हो चाहे सी लगा हो, लेकिन कोण कितना रहेगा, 90। और दोनों केस में इसकी शक्ति कितनी आ जाएगी, पी एवरेज बराबर BRMS IRMS cos 90। अब cos 90 का मान सब लोग क्या करते हो, जानते हो, cos 90 कितना होता है, 0। अब 0 जब होता है तो पी एवरेज बराबर BRMS IRMS और cos 90 का मान कितना, 0। तो पी एवरेज बराबर कितना हो जाता है, 0। तो जब भी एल लगा हो, कुंडली लगी हो, एल का मतलब होता है इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, ये कोई भी दोनों लगे होते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, ये इसकी शक्ति हमेशा दोनों केस में इसकी पावर हमेशा कितनी रहेगी, 0। ये ध्यान रखना है, दोनों केस में इसकी पावर 0 रहेगी, ये हमने लिख दिया। अब दोनों केस में इसकी पावर रहेगी 0। अब अगले का चा, तो पहले का चा क्या है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित वायु में, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से वायु में कुछ निश्चित दूरी पर रखे हैं। देखो पहले चैप्टर का सवाल, कुछ निश्चित दूरी पर रखे हैं, उसमें 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का बल कार्य करता है। अब आवेश हैं, चार्ज हैं। अब आवेश या चार्ज जब होता है तो हमेशा कूलाम का नियम हम लोग लगाते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे r²। पहला वाला नियम हमारा लगता है जब इन आवेशों को परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है, इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब क्या है, पहले कितना न्यूटन का फोर्स था, 80, जब वो वायु में थे, जब वो हवा में थे। फिर इतनी दूरी पर रखा जाता है तब कोई मीडियम में बदल दिया, मीडियम आ जाएगा तो K आ जाएगा। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा ये हमें निकालना है। तो पहले कितना फोर्स है,
80 न्यूटन। बाद में कितना है 8 न्यूटन। तो सूत्र बनाइए, पहले F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत है देख लो। चलो हाँ, क्या सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्या होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये भाई फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हवा है, वायु है, वायु के लिए के का मान होता है 1, तो यहाँ पर के की वैल्यू हम लिख देंगे 1। तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान कितना लिखेंगे 1, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये कितना हो गया 80 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हम 1 बना देते हैं। ये हम समीकरण नंबर 1 बना दिए हैं। अब कह रहा है कि अब कुछ उतनी ही दूरी पर हम रखेंगे इसको, उतनी ही दूरी पर हमें रखेंगे, लेकिन अब कितने न्यूटन का फोर्स हो जाता है 8 न्यूटन का। तो सूत्र वही रहेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, लेकिन उतनी ही दूरी पर रखेंगे। लेकिन उसने कहा आप वायु में नहीं रखेंगे, एयर में नहीं रखेंगे, तो आएगा यहाँ पर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कितना फोर्स हो जाएगा 8, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए, लग गया। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2, यानी समीकरण 1 कितनी है 80 और बटा 2 कितना हो गया 8। ठीक है, ये 80 बटा 8, ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। नीचे भैया कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये देखिए, ये सॉरी, ए और ए क्या हो गया कट गया, कट गया कि नहीं। तो 80 से इसको काटेंगे, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब ये भिन्न पलट जाती है, हम लोग खूब पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भिन्न पलट जाया करती है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर चला गया है। अब देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो कितना ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो 10 बराबर कितना आ गया के, तो के बराबर हमारा कितना आंसर कितना आ जाएगा 10। ये देखिए इसका आंसर कितना है के बराबर 10। तो के बराबर 10 हो गया आंसर। दूसरे खंड बा, अब इसमें खंड बा हमारे पास है, यहाँ खंड बा या पार्ट बी, खंड बा या पार्ट बी का दूसरा का सवाल, दूसरे का हम देख लेंगे। तो दूसरे का सवाल हमारे पास क्या है, लेंस को वायु में फोकस दूरी, लेंस को द्रव में डुबोने वाली फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए तुम। अब देखिए प्रश्न कैसे है, वो जो कॉपी में तुमने लिखा है उसी पर बेस क्वेश्चन है। हालांकि वो भी होंगे आगे, लेकिन उसी पर सब बेस क्वेश्चन होते हैं। तो फिजिक्स का पेपर ये तुम समझ लो, कॉपी पूरी पढ़ी होना चाहिए प्लस गहराई में हो, तब हुई है, इतना आसान नहीं है। हाँ देखिए, ये भी हमने सवाल तुम्हारी कॉपी में लगवा दिया था। चौथाई होता है एक, ऐसा हमने क्वेश्चन लगवाया था। हाँ, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये फिर से हम करते हैं सवाल। लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो लेंस की वायु में फोकस दूरी का हमने है, अच्छा
लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वायु में फोकस दूरी का वही लेंस मेकर्स फार्मूला एक हमने पढ़ाया। तो लेंस मेकर्स फार्मूला तुम्हारे पास क्या था? लेंस मेकर्स सूत्र क्या था? लेंस मेकर्स फार्मूला। तो हमारे पास लेंस मेकर्स फार्मूला क्या था? 1/f ANG-1। याद करो, वायु में फोकस दूरी के लिए एफ ए, यह क्या लिखेंगे? 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण नंबर 1। फिर हमें किस में डुबोना इसको है? द्रव में, यानी वाटर में डुबोना है। तो एफ डब्लू क्या लिखा था? WNG-1। ये क्या लिखा था? 1/r1 माइनस 1/r2। WNG को हमने क्या लिखा था? ANG/ANW -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? 1/FA/1/FW हमने भाग कर दिया था। तो हमारा पास कितना आया? ANG-1/ANG/ANW-1। और इधर कितना था? 1/r1 माइनस 1/r2। इसके भी नीचे 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो ये हमेशा भिन्न पलट जाएगी। एफ डब्लू यानी जल में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी, वाटर में फोकल लेंथ। और ये 1/FA का रहेगा। 1/FA कहाँ रहेगा? नीचे 1/FA FW/1। तो ये कितना हमारा पास आंसर आ गया? ANG-1/ANG/ANW-1। ये हमारा फार्मूला बनके, अरे हाँ ठीक, ये हमारा फार्मूला बनके आ गया है। अब इसमें हल थोड़ी करना कुछ। अब अगर कुछ हल करना होता तो दिया होता, अब दिया है नहीं कुछ, तो इतना ही हमारा सूत्र होता है। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर की आयनन विभव कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर, ये आयनन विभव क्या लिखा? आयनन विभव आयनन विभव की बात कर रहे हैं, पूरा सवाल पड़ गए यार। लाभो हमें ला। हाँ हाँ, कौन सा है? दूसरे का बी। इन हाइड्रोजन आइटम व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव को हम लोग लिखते हैं आयनन विभव। इस साल आयनन विभव हमारे सिलेबस देखो, आए पेपर फिजिक्स का कठिन हो। तुम जानते कि हम 2-4 परिभाषाएं रट के कर लेंगे, ध्यान दो इनको। आयनन विभव को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन सवाल है तो करते हैं। आयनन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को आयनित कर सके। आयनित कर सके मतलब आयनों में तोड़ सके। जैसे NaCl होता है तो गिब्स रिवर्सिबल रिएक्शन। आयनन विभव एक मुँह खोल ले, कौन है? तो विजय तेरे आगे। पास ना हुई हो, फालतू काम करी होगा, ऐसे ना का ध्यान दो, मुंह पा दे। आयनन विभव का मतलब जैसे NaCl है, ये हम करवा देंगे, आउट ऑफ सिलेबस है, कोई बात नहीं। आयनन विभव का मतलब NaCl, Na+Cl-, ये आयनों में ब्रेक हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी आयन को, वो किसी परमाणु को आयनों में तोड़े, आयन्स में ब्रेक करे, उसको हम लोग कहेंगे आयनन विभव। ठीक है, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की निकालवाएंगे भी, अगर जरूरत पड़ेगी तो। मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी जो होती है वो E बराबर केवल 1 नंबर में इसका दूसरे का खा जो है, दूसरे का 13.6
क्या होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही नंबर भर को लिखेंगे, जो ना कि तुम्हें कुछ आता नहीं फिजिक्स में और एक नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पूरे 2-2 चच्चर पन्ना भर दो। 2-2 चच्चर पन्ना भरने की जरूरत नहीं, जो पन्ना भरना है वो बड़े बड़े सवाल जो होंगे उनमें ही भरना है। जैसे आखिर में दिए हैं उनमें बड़े नंबर में आएगा तो बड़े नंबर में आएगा तो बड़े नंबर में लिखेंगे। इतना भी आपको नहीं करना जो हमने हल किया है। अगर तुम्हें रटा हो, तुम्हें ध्यान हो कि इसका आंसर ये है तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, बस नंबर मिल गया तुम्हें। ये तो हमने तब हल किया है, ऐसे हल कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, सामने अगर हल कर देंगे। हमने हल किया था हाई स्कूल में या इंटर में, लोग कहते थे खाली निशान लगाना, हमने सामने हल करके ऑप्शन सही किए, तो भी तुम्हारा एग्जामिनर बहुत खुश होगा। वो नंबर एक ही देगा चाहे तुम दिन भर लिखो। नंबर भाई एक नंबर का प्रश्न है, नंबर एक ही मिलेगा। और अगर मालूम है तो डायरेक्ट ये मारो, टिक, निकल जाओ आगे। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन एक नंबर में लिखना है और ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में लिखना। तो इसीलिए फिजिक्स है कि ये थोड़ी कि छोटी हेडिंग है लिखिए, बड़ी जितना लिखना है उतना ही लिखना है आपको। एक नंबर वाला एक नंबर में लिखना, ध्यान रखना ये है। ठीक है भैया। अब देखिए, अब इसीलिए तुम लोगों को समझाते हैं कि देखिए अभी तक तुमने बहुत चीज़ें याद की होंगी, ऐसा लगा होगा अभी कुछ आए नहीं। तो फिजिक्स का पेपर सबसे अलग है। ये तुम करके जाइए 10-12 सेट तो सवाल सब मिक्स हुई हैं, एक मिल जी है। पहले सेट का एक आया, दूसरे सेट का एक आया, तीसरे सेट का एक आया, चौथे का एक आ गया तो तुम्हारा पेपर तैयार हो जाएगा। नहीं तो तुम खाली दिक्कत में पड़ गई। इसमें सवाल ये आया, इसकी जगह पर कुछ और पूछ लेगा, बदल देगा, क्योंकि ये तो गणित टाइप का है, इसमें पूछ लेता है। तो ध्यान से पढ़ो इसका फिजिक्स का और आगे बढ़ो। विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए कॉपी में। विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत चालकता जो होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। हाँ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत प्रचालकता जो होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये इसको लिखते हैं 1/R। अभी बीमा भी लिखना, चलो हम करवा देते हैं, शुरुआत का सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होल पर कितना आवेश होता है, अगला क्वेश्चन है। कल ही होल पढ़े, होल पर धन आवेश होता है, होल पर प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन पॉजिटिव देखिए, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उस पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात होगी माइनस लगा देंगे, होल की बात होगी प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 लगा देंगे, है ना। अभी रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक है? रेडियो की। अभी रेडियो वाला इलेक्शन पढ़ाना है हमें। रेडियो तरंगे वाला अभी विस्थापन धारा है, रेडियो तरंगे हैं फर्स्ट पेपर में, सबसे आखिर वाला लेसन छोटा जरूर है, ये हमें पढ़ना है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे ही अधिक होती है। सूक्ष्म ऐसे समझ लो, सूक्ष्म माने छोटी, रेडियो माने लखनऊ से आती, उनकी आवृत्ति जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी इतना ही, जैसे ये प्रश्न आया है, अब हमारा जवाब सोचिए। रेडियो तरंगों में सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? अब आप अगर इसको ऐसे लिखने लगे कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, ये बहुत दूर से आती हैं, ये अमेरिका से आती हैं, ये कोई फायदा नहीं निकलेगा। फायदा इसलिए समझ गए, हमारे आपसे बात कर रहे हैं। कोई एक नंबर का क्वेश्चन है, केवल इतना जवाब देना है कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, अतः रेडियो और सूक्ष्म तरंगों में रेडियो तरंगों की आवृत्ति अधिक है, इतना ही लिखना है। बाकी तुम चाहे जितना भरी भरी लिखो नंबर उतने मिलेंगे। समझ गए मेरी बात का? हाँ, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। का गा क्या है? विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का है नाम इसका। हाँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये कहाँ मालूम है कि नहीं? हाँ, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। आज हम लिखे दे रहे हैं सब, चलो कॉपी में वो भी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, देखो मजाक ना करो, रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अनसॉल्व्ड भैया बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो हम विद्युत चालकता को काहे से लिखे थे? जी से, जी बराबर 1/R। देखिए 1/ओम, 1/ओम, तो ओम की घात -1, ये 1 R का मान होता ओम, ओम की घात -1, समझे बेटा? ओम की घात -1, या अंग्रेजी में लिखेंगे OHM इनवर्स, ओम इनवर्स। अब बीमा कैसे लिखेंगे? आर की जो बीमा होती है उसको उल्टा करना है। तो आर की बीमा कितनी होती है बताइए? बी बराबर क्या होता है? IR। तो आई बराबर कितना? B/R। तो B/R, आर बराबर, तो यहाँ पर आर बराबर क्या होता है? B/I। अब बी का बीमा हमें मालूम नहीं, बी का डायमेंशन कैसे हम निकालें? बी को क्या लिखेंगे? बी बराबर क्या होता है? W/Q। तो W/Q इंटू आई। W का बीमा हमें मालूम है क्या? W का बीमा हमें नहीं मालूम है, W का हम लिखेंगे F इंटू डी, और Q को लिखेंगे IT इंटू आई। ये दोबारा भी हम लिखे दे रहे, बल्कि होती है MLT-2, और D माने डिस्प्लेसमेंट, इसका कितना होता है? AL। लंबाई के लिए मीटर, मीटर को अंग्रेजी में नापते हैं लेंथ, अंग्रेजी में लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, इसीलिए उसके लिए एल। ये सब हमने आपको सिखाया है। आई का आई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, और इसका क्या लिखेंगे? टी। तो अब देखिए जो कटे काटो, तो एम एल की गुणा एल स्क्वायर, टी की घात 1 ए 2 ए माइनस का 3, ठीक है? ये ऊपर ले जाओ, सबसे बाद में आएगा ए की पावर -2। अब इसको हमें जी की बीमा लिखनी है। जी होता है 1/R, तो 1/R होता है जी बराबर 1/R। आर की बीमा हम निकाल के ले आए हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस और ये -2। चलिए इसकी बीमा लिखना, ऊपर भेज दो, उल्टा कर दो। एम की पावर, ये 1 है तो -1, -2, माइनस है तो प्लस का 3, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का 1। लेकिन 5 डायमेंशन बल तक मालूम होना चाहिए, हमने लिख दी इंटर में भी। जब तक बल तक नहीं मालूम है तब तक तोड़ फोड़ के ये डायरेक्ट रट नहीं सकते। 5 बीमा मालूम होना चाहिए, कहाँ तक? बल तक, ठीक? तभी लिख पाओगे। बल तक जिसके नहीं लिखी है बताए दो गुरुजी, बल तक लिख दो, उसके बाद हम लिखना चालू कर देंगे। कोई भी बीमा हो, ये तो हम बहुत आसान काम समझते हैं, बीमा उमा लिखना। लिख दिया हमने, लेकिन 4-5 तक जरूर मालूम होना चाहिए। लंबाई, वो क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स, यानी इतने तक अगर मालूम है तो दुनिया की कोई भी बीमा तुम्हें लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इतने तक नहीं मालूम तो भैया दिक्कत हुई है। 1 मिनट और, बस 1 मिनट और। अब ये यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? ये बस आखिरी सवाल आज का, दूसरे का घा। अमीटर हमेशा धारा को ज्ञात करता है। अमीटर किसको ज्ञात करता है? अमीटर माने करंट को नापता है, लेकिन ये प्रत्यावर्ती परिपथ की बात की है तो IRMS वैल्यू को, IRMS वैल्यू को, यानी धारा के वर्ग माध्य मूल मान को, यानी अंग्रेजी में कहेंगे रूट मीन, जाओ रूट मीन स्क्वायर करंट, इसको हमें नापता है
ये ध्यान रखना, IRMS वैल्यू क्या होती है, IRMS, इसकी कौन सी वैल्यू को ये ज्ञात करता है, IRMS वैल्यू को फाइंड करता है। बस एक नंबर का है तो एक नंबर वाला लिखिए, अगर घर की स्टोरी लिखी काट के फेंक दिया जी ये सवाल।